बाजार बोलता है, इसमें हम खबरों का एनालिसिस शुरू करते हैं। एक बार एफआईएस के डेटा से शुरू करेंगे, उसके बाद ग्लोबल मार्केट एंड देन टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। तो एफआईएस के डेटा में अगर देखें तो कल एफआईएस ने बिकवाली नहीं की। खरीदारी तो खैर ये 69 करोड़ की कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बिकवाली नहीं की, ये एक अच्छी चीज है। डीआईस ने ऑफ कोर्स खरीदारी की 4,650 करोड़ रुपए की। तो डीआईस तो रेगुलरली इंडियन मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल, वहां पर क्या रुझान देखने के लिए मिल रहा है, वहां पे कौन सी इंडिसेज हैं जो कि ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। तो कोस्पी निकाई में ठीक ठाक बढ़त है। हैंसेंग करीब ½ % नीचे है। कल डाउ फ्लैट बंद हुआ और शंघाई फ्लैट है। तो शंघाई और डाउ यानी अमेरिका और चाइना, इन दोनों में कोई खास बदलाव नहीं। अब देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स कौन से हैं, कौन से शेयर्स हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो शेयर इंडिया करीब 18% ऊपर। बोरोसिल न्यू जो है ये करीब 8% ऊपर। गणेश हाउसिंग में 7% का उछाल। आईटीआई में करीब 7% का उछाल और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। अब ये देख लेते हैं आज गिरने वाले कौन से शेयर हैं। तो गिरने वाले शेयर्स की लिस्ट में देखें तो केईआई करीब 5% नीचे, अनंतराज 3%, एमटीआर टेक का करीब 3%, एचडीएफसी लाइफ और टाटा इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में ही 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ एक शेयर्स जो कि आज इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे, टॉप लूजर्स की लिस्ट में है। इसलिए ग्लोबल खबरों में देखें तो अमेरिका की चीन से टेंशन अभी बरकरार है। चीन पर रूस से तेल के आरोप लगभग तय हो गए हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वहां के अमेरिका के बीसेंट साहब, उन्होंने ये बात बोली है और चीन पर टैरिफ लगाने का विचार वो कर रहे हैं। चीन अपनी जरूरत का करीब 60% तेल रूस से खरीदता है और चीन से ट्रेड वॉर लंबा चलेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं। अब देखिए, चीन और अमेरिका का ट्रेड वॉर आज से नहीं कई सालों से चल रहा है वैचारिक तौर पे, वैल्यू वाइज, लेकिन इसका क्या कुछ इम्प्लीकेशन इस पॉइंट पर है वो जानते हैं। लोकेश साहब ये बताएं, ये चीन अमेरिका, ये तो सब ट्रेड वॉर शुरू ही इन दोनों से हुआ था और आज तक चल रहा है। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है कि ये और लंबा चल जाएगा, लेकिन इस लंबा चलने से आ, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या कमोडिटी प्राइसेस पर कोई फर्क पड़ेगा, मेटल कंपनीज पर? अगर ये ट्रेड वॉर लंबा चलता है तो ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज होगा इंडियन मार्केट के लिए। मेटल सेक्टर तो चलेगा, वो तो चांसेस बहुत ज्यादा है ही, जैसा मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी बोला है। प्लस क्योंकि चीन पे अगर 100 120 एक्चुअली 130 का लग गया है, क्योंकि 100 तो अभी लगाने की बात कर रहे हैं और 30 पहले से लगा हुआ है, तो 130 का हो जाएगा। एंड मगर हमारा अगर ट्रेड डील हो जाता है यूएस के साथ, जो पॉसिबिलिटी है नवंबर मंथ में फर्स्ट फेज में कुछ हो जाए, क्योंकि पीयूष गोयल साहब ने भी इसका इंडिकेशन दिया था। अगर ऐसा कुछ होता है, हम 20-22% के टैरिफ में आ जाते हैं बैकेट पे, तो हम बहुत ज्यादा कंपिटिटिव हो जाएंगे चाइना के मुकाबले। एंड जो ये एक्सपोर्ट हमारा जो कम हो चुका था, स्पेशली टेक्सटाइल में, लेदर में, वहां पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हम्म। देखिए, अगली खबर इसी चीज से भी जुड़ी हुई है सर। भारत अमेरिका की बातचीत जो है उससे पहले मतलब ये तो बातचीत तो चल ही रही है ट्रेड टीम की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक नया स्टेटमेंट जारी कर दिया। वो कह रहे हैं भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत हो गई है। अब ये स्टेटमेंट उनका फंसाने वाला है मोदी जी को या भारत को, या ये सही में सच बात है, इसका पता तो भारतीय सरकार ही जब स्पष्टीकरण देगी तभी होगा। अब ऐसे में ये स्थिति बड़ी विकट हो जाती है, क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि हम तेल नहीं खरीदेंगे तो रशिया नाराज, और अगर हम ये बोल देते हैं कि वो माफ कीजिएगा, अगर हम तेल रशिया से खरीदते रहते हैं तो अमेरिका नाराज, डोनाल्ड ट्रंप नाराज, और नहीं खरीदते हैं तो पुतिन नाराज, रशिया नाराज। तो ये भारत सरकार को डील करना पड़ेगा। भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर काम जारी है और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भारत पर जो टैरिफ है वो घटाकर 16 से 18% हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये तभी होगा जब डोनाल्ड ट्रंप खुश होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुशी तो जाहिर कर दी कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से बात हो गई है। लोकेश साहब इस स्टेटमेंट को कैसे देखें कि भारत अमेरिका के रिश्ते बनेंगे या भारत रूस के?
सर दोनों बनेंगे। इसमें एक छोटा सा लाइन आप मिस कर रहे हो, स्टार मार्क वाला लाइन है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। दो पॉइंट और उन्होंने इस वक्तव्य में दिया था। पहला उन्होंने ये बोला है, ये जो है ये धीरे धीरे वो इंडिया जो हाँ वो है सर मैं उस पर रशिया से आता, ऑयल वो कम हाँ करेगा, वो इट मैं टेक्स उस टाइम, पॉइंट पर आता एक दिन में बिल्कुल। नहीं कर पाएंगे। राइट। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है, रशिया से इंडिया तेल खरीद सकता है आफ्टर, अगर ये लड़ाई खत्म हो जाती है, वॉर खत्म हो जाता है, उसके बाद वापस रशिया से इंडिया खरीद सकता है। तो यहाँ पर ये जो टाइमलाइन दिया है ना, जो धीरे धीरे कम करना है, राइट, वो टाइमलाइन ही इंडिया के लिए काफी है, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल का युद्ध चल चुका है। तो हो सकता है आने वाले 2 4 5 महीने में ये खत्म हो जाए। ये एक मार्केट भी मांग के चल रहा है, अब ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा। 3 से 6 महीने के अंदर यहाँ पर सॉल्यूशन आ सकता है, और तब तक इंडिया धीरे धीरे कम करने की बात कर रहे हैं टर्म्स अप। तो मुझे इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो इंडिया करता रहेगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ कम कर लिया 1 2 5%, उससे ना रशिया नाराज हो रहा है ना यूएस नाराज हो रहा है। वो दोनों के विन विन सिचुएशन होके बैठेगा। नंबर वन, जे हमने बोला तो कुछ कम भी हो गया, और रशिया बोल रहा है जो हमसे तो माल खरीद ही रहे हैं। एंड एक पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट है, ये इंडिया से बात हुई है नहीं हुई है, वो बोलना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा बिलीव करता हूँ और टर्म्स आपको थोड़ा सा बिल्कुल सर देखिए, इसमें यही प्रॉब्लम है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं कुछ भी, और वो फंसा देते हैं दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को। अब हमें क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ेगा उनके स्टेटमेंट पर। अच्छी चीज ये हो गई है, मतलब अब इंडियन गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम तेल खरीदेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने विद कंडीशन बता दिया कि भाई ठीक है, धीरे धीरे आप अपना तेल सप्लाई कम करोगे और खत्म कर दोगे, मतलब खत्म कर दोगे। उनका जो पहला स्टेटमेंट था वो ये कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कंडीशन ये है कि वो धीरे 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 करके खत्म करेगा। अब ये बात तो पुतिन जी को भी सुनाई दे रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है। अब वो उनका रिएक्शन भी देखने वाला होगा, और वो पहले भी 2 3 बार बोल चुके हैं कि भारत बहुत समझदार देश है, भारत को अपना हित पता है। अब वो हित पता है सर, वो जो धमकी होती है वो इसी तरह से दी जाती है कि आपको अपना अच्छा बुरा पता है कि कैसे दिया आपको अपना अच्छा संभालना है। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन आज तेल कंपनियों पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है इस खबर से ही। आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखोगे तो थोड़ा प्रेशर है। एमआरपीएल अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी चला ही नहीं, जबकि वो लॉस टू प्रॉफिट आ गई कंपनी। चेन्नई पेट्रो भी पिट गया। तो जितनी रिफाइनिंग कंपनीज हैं या जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, थोड़ा सा प्रेशर में दिख रही हैं। ये प्रेशर और बढ़ेगा, इनसे दूर रहें या इनमें खरीदारी का मौका है। सर मेरे हिसाब से खरीदारी का मौका है। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, चाहे वो आईओसी हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, हमारे टॉप पिक में है तीनों। और तीनों ही आपके चैनल में मैंने कई बार रिकमेंड किया है नीचे के लेवल पे। फॉर एग्जांपल एचपीसीएल हमने 400 के करीब हमने रिकमेंड किया, अभी 435 445 के बीच में चल रहा होगा। आईओसी हमने 140 के करीब बोला हुआ है। एंड आईओसी सर चल रहा है 150 के करीब चल रहा है, और ये भी 10-15% ऊपर है। और बीपीसीएल भी हमने 320 310 के से हम रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, 340 350 चल रहा है। तो तीनों कंपनीज को अगर देखेंगे तो कोई बड़ा करेक्शन आपको नहीं दिख रहा है। आपको कहाँ करेक्शन दिख रहा है? आपको दिख रहा है एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ओएनजीसी, आईओसी। ये सॉरी, आईओएल, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, ऑयल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया सर। चेन्नई पेट्रो एंड एमआरपीएल, आप ये तीन लेके चलिए। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नहीं है, ये ऑयल को रिफाइन करने वाली कंपनीज है। मार्केटिंग कंपनीज आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल है। तो उनको जितना ऑयल प्राइस कम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल प्राइस कम है, मार्केट इस बात पे, डोनाल्ड ट्रंप के बात पे ऑयल जो है भागा नहीं है। अदरवाइज अगर इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे तो ऑयल प्राइस $85 to $90 तक पहुंच जाएगा। अब वो इंडिकेशन क्रूड ऑयल से नहीं दिख रहा, और इसीलिए आप देखोगे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल में कोई ज्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा, और वहां से और भी आउट परफॉर्मेंस होने के चांसेस रहेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है सर। अब ये खबर तो देखिए सर क्लैरिफाई होगी तो और क्लियर, मतलब बढ़िया रहेगा इंडियन मार्केट के लिए कि अनसर्टेनिटी खत्म हो जैसे भी हो।
और हम अपनी रिक्वायरमेंट का करीब 40%, 35 से 40% क्रूड ऑयल हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और अगर हम बाकी 60% में भी एक बड़ा पोर्शन यूएस को दे दें तो शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इंडिया को। लेकिन इंडिया को थोड़ा सा मैनेज करना होगा अपना 100% का जो ये पूरा पैरामीटर है, इसमें किस तरह से अमेरिका के साथ उन्हें डील करना है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं सर। लेकिन एक अच्छी खबर ये आ सकती है कि भारत यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अब दिसंबर तक होने की और पॉसिबिलिटी और बढ़ती जा रही है। बातचीत फाइनल दौर में पहुंच रही है और नवंबर में दोबारा ट्रेड नेगोशिएटर्स की बातचीत होगी, इन पर्सन होगी, वर्चुअली मीटिंग उनकी लगातार होती जा रही है। सर, ये जो चीज है जो कि एक तरफ हम यूरोप से बात कर रहे हैं, एक तरफ हम अमेरिका के साथ प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। अगर ये दोनों प्रॉब्लम सर दिसंबर तक सॉल्व हो गई तो आपका जो 30,000 का लेवल है दिवाली का, ये दिसंबर में दिखेगा क्या? नहीं है, इतनी जल्दी नहीं दिखेगा सर। 2 महीने में 30,000 मतलब 20% का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा सर 20% का एक्सपेक्टेशन इसलिए है, 14 महीने से मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं जनरेट किया है। तो टेलविन थोड़ा सा जो हमारा हाईवे थोड़ा सा ज्यादा था हमारा दुनिया के मार्केट से हमारा वैल्यूएशन वो थोड़ा सा नैरो हुआ है। दूसरा, दुनिया का मार्केट जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था पूरी दुनिया चल रही थी और हम नहीं चले, तो जो चाइना और इंडिया का जो डिफरेंशिएट था वैल्यूएशन में वो भी बहुत नैरो डाउन हुआ, क्योंकि चाइना का मार्केट 40% चला है और -5% है, तो 45% का डिफरेंशिएट कम हुआ है। तो अब क्या होगा, अब तीसरा सबसे बड़ा चीज हुआ है जो मैं स्टार्ट एक चीज वर्ड यूज किया था, मुझे अर्निंग सीजन इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक जो अर्निंग का रिजल्ट आया है कहीं पे भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिला है, ये एक अच्छा बात है। 3 क्वार्टर के बाद थोड़ा सा अर्निंग क्वार्टर में बहुत अच्छा लग रहा है, और नेक्स्ट अर्निंग तो ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि जीडीपी का सॉरी जीएसटी का जो कट आया था उसमें 1.5 महीने का ज्यादा अच्छा डेटा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 अगस्त में मोदी जी ने अनाउंस किया था और 20 सितंबर आई बिलीव, जितना मुझे याद आ रहा है तब से ये लागू हुआ है, 20 या 22 सितंबर से। तो वो पहला 1.5 महीना थोड़ा सा खराब हुआ है। तो नेक्स्ट को जो क्वार्टर का अपडेट आएगा कंजम्पशन में वो बहुत अच्छा आने का चांसेस बढ़ सकता है। तो मेरा मानना है इस क्वार्टर का जो अर्निंग है और भी बेटर नेक्स्ट क्वार्टर का अर्निंग आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा होता है, हमारा मार्केट टूटने का मेन रीजन भी यही था जो हम जो भी वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं बट उसको अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब अर्निंग सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, मार्केट करेक्शन टाइम करेक्शन ले चुका है 14-15 महीने का। तो यहाँ से 15-20% का अपमूव इस वजह से मुझे होते हुए दिख रहा है। ठीक है सर। लेकिन सर इसमें एक चीज और है कि अगर यूरोप के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो कौन सा शेयर खरीदें या कौन से शेयर खरीदें? सर फोकस्ड जो भी हम यूरोप और यूएस की बात कर रहे हैं दोनों केस में ही जो जब यूएस में टैरिफ लगा था हमारा तो कौन सा शेयर टूटा था, अब देखेंगे तो टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इस तरह के शेयर से टूटे हैं मेनली। और चाहे वो यूरोप हो चाहे वो यूएस हो, हमारा एक्सपोर्ट वहां पर ज्यादा इसमें होना है। तो आप इन सारे स्टॉक्स पे ध्यान रखें। चाहे इसमें से सबसे टेक्सटाइल में अगर देखेंगे तो केपीआर मिल सबसे अच्छी कंपनी में से एक है, करेक्शन में ज्यादा पार्ट नहीं लिया केपीआर मिल ने। ये अगर आप सब 6 महीने का चार्ट भी देखोगे तो इसी भाव में था जब टर्म साहब का अनाउंसमेंट भी आया, तो उन कोई 1200-1300 से 1000-1050 के रेंज में है, मतलब कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। जहां पर अगर आप दूसरे टेक्सटाइल स्टॉक के देखो तो 50% 70% तक लुढ़क गए थे। तो एक अच्छी कंपनी आप केपीआर मिल देख सकते हो, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर ही नहीं चला लास्ट 15-20 साल से। और ऐसा कुछ ट्रेड डील अगर हो जाता है यूरोप के साथ यूएस के साथ, तो यहाँ पर अगर बाउंस बैक आता है और यहाँ पर अगर रिवाइवल आता है तो सबसे बड़ी कंपनी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेगी, और मुझे लगता है केपीआर मिल उसमें एक अच्छा बेट हो सकता है। केपीआर मिल, अगर आपको एक्सपोर्ट वाला कोई शेयर चुनना है, टेक्सटाइल वाला चुनना है, तो उसमें केपीआर मिल सर की पहली पसंद रहेगी। चलिए ठीक है सर। एक चीज और, जो कि सितंबर में भारत का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट वाला डेटा आया उसमें गिरावट आई है। ये लाजमी भी थी क्योंकि हम पर टैरिफ लग गया था तो हम उतना एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे थे। अगस्त में एक्सपोर्ट था 6.87 बिलियन और सितंबर में हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट गया 5.43 बिलियन। इतना गिरा भी नहीं है अगर आप वैल्यू वाइज देखोगे।
अमेरिका से इंपोर्ट हालांकि बढ़ा है हमारा, 3.6 बिलियन से बढ़कर 3.98 बिलियन हुआ है। शायद ये चीज डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे और खुश भी हो रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया ने इंपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया है। सर कैसे देख रहे हैं इस डेटा को? सितंबर में हमने अगस्त के मुकाबले, ठीक है, हमारा करीब $1.5 बिलियन का एक्सपोर्ट कम हुआ है, एक हिट लगा है। $1.5 बिलियन का अगर हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगता है और उसके बाद हमारा $1.5 बिलियन का इम्पैक्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि पूरे साल में हम करीब $18 बिलियन का लूज करेंगे अपॉर्चुनिटी अमेरिका के साथ। ये तो उतना ज्यादा नहीं है जिस तरह का माना जा रहा था कि 55-60% हमारे एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाएंगे। सर मैं पहले भी आपके चैनल में बोल चुका था, एंड मैं मानता हूँ सिर्फ 0.2 या 0.3% जीडीपी का हिट था जब भी ये टैरिफ लगा था। और उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है, जो टैरिफ लगा था वो ईएमएस सेक्टर में नहीं लगा था। मतलब जो एप्पल हम फोन अमेरिका को सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके, उस पर नहीं लगा। कोई भी आईटी सर्विस पे नहीं लगा था, जो हमारा मेन एक्सपोर्ट है यूएस मार्केट पे। तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था, हमारा प्रोडक्ट था, वो है फार्मा, जेनेरिक फार्मा, उसमें भी नहीं लगा था। तो ये सारे चीज अगर देखेंगे, हम जो टेक्सटाइल करते हैं, टेक्सटाइल में ये हमारा टेक्सटाइल सेक्टर अभी बहुत छोटा है, हम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें मार्च जरूर बढ़ी है, 50-50% स्टॉक टूटा है, बट इतना बड़ा सेक्टर नहीं था हमारे लिए। इतना बड़ा सेक्टर ज्वेलरी में नहीं था। अगर आप गोल्डियम देखेंगे सर, गोल्डियम का चार्ट देखेंगे, तो गोल्डियम ने उसका तोड़ भी निकाल लिया था यूएस में। एक मैं गोल्डियम के मैनेजमेंट से मिला हूं सर उसके बाद, तो उन्होंने बोला है हम सब कुछ बना के यूएस में जाते हैं और एक छोटा सा वहां पर मॉडिफाई करते हैं, उस वजह से हमारा जो टैरिफ है वो 0 हो चुका है गोल्डियम इंटरनेशनल में। तो वो भी आगे देखेंगे तो ज्वेलरी स्टॉक्स में भी ज्यादा कोई बड़ा असर नहीं पड़ा था। तो इस वजह से मेनली टेक्सटाइल, लेदर, इन सारे स्टॉक पे बढ़ा है, जो इंडियन एक्सपोर्ट के हिसाब से इतना बड़ा नहीं था आपको, इसलिए वो डेटा थोड़ा सा कम दिख रहा है। ठीक है सर। सर ये जो हमारी दूसरी टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, लाइक ट्राइडेंट, वेल्सपान, आलोक इंडस्ट्रीज, अरविंद लिमिटेड, इनमें कोई पसंद है आपको छोटे शेयरों में? मैं अभी चार्ट देख के बताता हूँ सर। सर क्या आप तो ट्राइडेंट की बात करें सर, ट्राइडेंट अभी तो मुझे पसंद नहीं आ रहा, सही बताऊं, क्योंकि जब तक ये स्टॉक मेरे को 34-35 के ऊपर चलते हुए नहीं दिखेगा, तब तक हम इसको ऐड नहीं करेंगे। 34-35 के ऊपर जब निकलेगा तब इसमें देख सकते हैं। एक काइटेक्स गारमेंट सर, एक कंपनी हुआ है, आप इस स्टॉक को नजर रख सकते हैं। ये अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है 160 टू 200 के बीच में। काइटेक्स गारमेंट ये 300 का लेवल हुआ करता था सर, जब ये 50% का टैरिफ का बात हुई, तब 150 में ये स्टॉक आया और उसके बाद 160 और 190 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर किसी भी वजह से कभी भी अगर आपको ये समझ में आ रहा है जो टैरिफ हट रहा है या टैरिफ कम हो रहा है, तो आपको इस स्टॉक पे एक अच्छा खासा मूव आते हुए दिखेगा। तो धीरे धीरे स्टॉक को एकोमोडेट किया जा सकता है। इसके अलावा एक स्टॉक और है सर, उसका नाम है VTL, वर्धमान टेक्सटाइल। आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। VTL 406 रुपए का भाव है, 200 वीक्स मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये हाई रिस्क में स्टॉक बता रहा हूँ, और इसमें 360-365 के स्टॉप लॉस के साथ धीरे धीरे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक पे मेरा नजर है। KPR मिल सबसे बड़ा में, मिड कैप में आप काइटेक्स, और स्मॉल कैप में वर्धमान टेक्सटाइल। इन 3 स्टॉक देख सकते हैं। ट्राइडेंट वेट एंड वॉच रहेगा, 35-36 निकलेगा तब जाके मैं उसमें नया एंट्री की बात कर सकता हूँ। ठीक है। अगली खबर सर, अहमदाबाद में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम हो सकते हैं, इस तरह की बातें हुई हैं। और अब जो फाइनल डिसीजन होगा वो 26 नवंबर को होगा। अक्सर हम देखते हैं जब भी इतने बड़े लेवल के गेम्स होते हैं तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उस स्टेट में या उस देश में। जहां ओलंपिक होते हैं वहां पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। जब कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट में बहुत बड़ा खर्चा होता है। जब दिल्ली में हुए थे तो दिल्ली की काया ही पलट हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी पैसा लगा था। और उस गेम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई थी उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में, L&T जैसी कंपनियों को। दूसरा कि जब
टूरिस्ट आता है, प्लेयर्स आते हैं, तो एयरपोर्ट पर भी थोड़ा सा आवागमन ज्यादा हो जाता है। तो सर ये बताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस कंपनी को फायदा मिलेगा अगर अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम होते हैं? दूसरा, कि कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपनी लाइक कॉस्को टाइप की कंपनी, या एयरपोर्ट से जुड़ी जीएमआर या अदानी एयरपोर्ट टाइप की कंपनी, अदानी एंटरप्राइजेज जो उसकी होल्डिंग कंपनी है, इनमें किसी को फायदा मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा। इतना बड़ा जब इवेंट होता है पूरी दुनिया से, जब इंडिया में लोग आएंगे, तो सबसे पहला जो फायदा मिलेगा सर वो होगा होटल इंडस्ट्रीज को। तो अहमदाबाद बेस्ड जो भी होटल इंडस्ट्री में आपको स्टॉक दिखे, वहां पर ताज है, लेमन ट्रीज है, वो सब तो है ही, तो उन सबको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में वहां के रियल एस्टेट प्राइस में भी बहुत अच्छा हो सकता है, तो वहां पर जो रियल एस्टेट डेवलपर है उस पे थोड़ा सा नजर रखा जा सकता है। अगर मैं अभी कुछ दिन पहले सर अहमदाबाद विजिट करके आया हूँ, तो धोलेरा है या गांधीनगर है, बहुत जबरदस्त तेजी से वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो सेक्टर आपको रियल एस्टेट में जो अहमदाबाद में डेवलप कर रहे हैं, वैसी कोई रियल एस्टेट कंपनी आपको दिखे तो वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा एलएनटी की जो आप बात कर रहे हैं, एलएनटी एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की है जो जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करेगी इंडिया को उस लेवल का, ओलंपिक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो एलएनटी पे ध्यान रखा जा सकता है, और एलएनटी काफी दिनों के बाद ब्रेकआउट लेवल पे भी है। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी मुझे एलएनटी सर 4200 4300 आते हुए दिख रहा है। तो एलएनटी को शॉर्ट टर्म में तो नजर रखनी है। तो हम 2030 की बात करें तो 30 तक मुझे लगता है ये स्टॉक 7000 8000 तक भी आराम से जा सकता है। हम्म, ठीक है। तो एल इस पर नजर रखनी है, और जब इवेंट शुरू होगा, फाइनल हो जाए पहले, तो उस समय फिर होटल और टूरिज्म से जुड़ी कंपनीज पर भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं आप। ठीक है सर, अब कुछ रिजल्ट्स पर बात करते हैं। देखिए, एक्सिस बैंक के नतीजे आए थे कल, और एनआई में 2% का जंप, नेट प्रॉफिट भले ही 26% डाउन था, प्रोविजनिंग में 61% का जंप देखने के लिए मिला। और वो इसलिए मिला क्योंकि 1200 करोड़ रुपए की एक स्पेशल कैटेगरी प्रोविजनिंग थी, अगर उसको हटा दें तो रिजल्ट ठीक ठाक थे, क्योंकि 1200 करोड़ की प्रोविजनिंग से ही सारा गेम बिगड़ा था बैंक के नतीजों में, और वो हमें देखने के लिए मिला। क्रॉस एनपीए बैंक के ठीक है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कमी हुए, 1.46% आए हैं एज कम्पेयर टू 1.57%। तो एनपीए घटना अच्छी बात होती है, वो एक्सिस बैंक ने करके दिखाया। काउंटर आज चला भी, क्योंकि कंपनी ने बोला, पॉजिटिव कमेंट्री भी आई है मैनेजमेंट की साइड से, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंक में एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन गैप अप ओपनिंग चल नहीं पाई। अब धीरे धीरे करके शेयर डाउन हुआ है, 1216 से 1192 रुपए आ चुका है। तो ये थोड़ी सी एक चीज रही है, लेकिन एक्सिस बैंक के नतीजे अगर आप पूरा देखेंगे तो शायद एडजस्टमेंट वगैरह करके तो बेटर है, लेकिन अगर आप फेस ऑफ इट देखेंगे तो थोड़े वीक दिखेंगे आपको। लोकेश सर, अब क्या करें एक्सिस बैंक में, क्योंकि जो रिएक्शन आना था वो एक बार तो हमने देख लिया, सेकंड राउंड ऑफ रिएक्शन क्या होगा जी सर। अब, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला होगा या फंसे हुए ट्रेडर्स का रिएक्शन होगा? सर दोनों केस में ही मुझे एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है। 1170 1175 एक अच्छा लेवल है जहां सपोर्ट जोन है एक्सिस बैंक का। वो सपोर्ट जोन को होल्ड जब तक करेगा एक्सिस बैंक, मुझे लगता है अपर मूवमेंट जारी रहेगा। रिजल्ट भी ठीक ठाक रिजल्ट था सर, खराब रिजल्ट नहीं था, जैसे आपने एक्सप्लेन भी किया। मेरे हिसाब से ये जो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो हमेशा जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट से पहले जो प्री ट्रेड लेके जाते हैं लोग, वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ऊपर के लेवल पे, और वही होते हुए दिखा है। एक बार ये सेटल डाउन हो जाए तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक वापिस 1216 1218 जो आपने भाव बोला वो भी आएगा, और 1240 तक का मुझे मूव शॉर्ट टर्म में, मतलब 10 से 12 दिन के अंदर आते हुए दिख सकता है। जैसे मैंने बताया, बैंक निफ्टी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो एक्सिस बैंक उसको लीड भी कर सकता है। ठीक है। तो एक्सिस बैंक के बारे में तो ये बात हुई कि नतीजे आए, उसके बाद जो रिएक्शन आए, और अब आगे क्या करना है। लेकिन सर ये बताएं, बैंकिंग के नतीजे सैटरडे को, ऐसा लग रहा है कि सैटरडे को बैंकिंग डे होने वाला है। हालांकि सैटरडे को जनरली बैंक्स में काम नहीं होता, लेकिन सारे बैंक्स के नतीजों पर जरूर काम हो रहा है। इतने नतीजे आ रहे, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, और बहुत सारे बैंक हैं, यस बैंक, छोटे छोटे भी कुछ बैंक्स हैं, एयू बैंक, इतने सारे बैंकों के नतीजे आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक सबसे दिग्गज बैंक सर, लगभग बैंकिंग इंडेक्स फिक्स हो जाएगा सैटरडे को,
अब जो रिएक्शन टाइम है, एक प्री रिजल्ट एक पोस्ट रिजल्ट। प्री रिजल्ट के लिए अब ट्रेडिंग सेशन बचा है, आधा आज का और कल पूरा। तो प्री ट्रेडिंग जो भी रिएक्शन आने वो आज और कल में आ जाएंगे, और जो पोस्ट रिजल्ट आएंगे वो मंडे को आपको पता लग जाएगा कि बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है। अभी बैंक निफ्टी कहीं भी जाए सर, कोई ऐसा शेयर जो कि ऊपर जाने वाला हो उस पर नजर बना ले। बैंकिंग सेक्टर के अगर स्टॉक देखेंगे तो सर फेडरल बैंक और एयू बैंक, ये दो बैंक बहुत अच्छा लग रहे हैं, और आरबीएल बैंक तीसरा। आरबीएल बैंक सर हमने रिकमेंडेशन भी देके रखा हुआ है 240 से। फेडरल बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। आप अगर इसको आ, चलो आरबीएल बैंक खोला तो आप आरबीएल बैंक देखिए सर, 1 महीने का और 6 महीने के चार्ट देखिएगा तो आपको दिखेगा 240 से 300 रुपए तक हुआ है। हमने 350 का टारगेट देके रखा हुआ है आरबीएल बैंक में आपके चैनल पे। मुझे लगता है ये आरबीएल बैंक 350 बहुत जल्दी आ जाएगा। इसको होल्ड रखा जा सकता है 270 275 के स्टॉप लॉस के साथ अभी के लिए। आपके दर्शक तो 240 में लेके रखे हुए हैं, 240 से 260 के बीच में लेके रखे हुए हैं। एंड मेरे हिसाब से दूसरा जो अच्छा बैंक लग रहा है वो है फेडरल बैंक। काफी बेहतरीन हायर हाइज हायर लोज बन रहा है सर। वीकली चार्ट और डेली चार्ट में अगर देखेंगे आप, 5 दिन का चार्ट या 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरह से इसमें अपमूव आ रहा है। कंटिन्यूअस ये अपमूव मुझे लगता है रहेगा। 195 के ब्रेकआउट के बाद से यहाँ पर जो मूव आया 215 का, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है 1-2 दिन का। मुझे लगता है 210 207 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। जब तक वो होल्ड है मुझे लगता है ये 225 230 तक ये स्टॉक भी जाने के लिए शॉर्ट टर्म में, दोनों स्टॉक में शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, जाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है सर। तो ये रही बात बैंकिंग की, और बैंकिंग में चुनिंदा शेयर्स की जहां पर कि आप बेट लगा सकते हैं। फटाफट से एक काउंटर के और रिजल्ट देख लेते हैं। एमआरपीएल जहां पर कि नतीजे आए काफी चमत्कारिक नतीजे थे, और हम कल बात भी कर रहे थे कि ये शायद बेहतरीन नतीजे दे सकता, और नतीजे दिए कल इसने। 627 करोड़ का प्रॉफिट आया कंपनी का 271 करोड़ के लॉस के मुकाबले। और क्यों क्यों की बात कर रहा हूं मैं, वाईओ वाई में लॉस और ज्यादा था उसके मुकाबले, तो कंपनी ने 627 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। रेवेन्यू 30.5% बढ़ा है। एबिटा 1489 करोड़ रुपए आया वर्सेस 180 करोड़। क्या जबरदस्त ग्रोथ आई है कंपनी के एबिटा में। साथ ही अगर देखोगे तो मार्जिन में करीब 1% से बढ़कर मार्जिन 6.5% हो चुके हैं। लोकेश सर ये बताएं कि एमआरपीएल नतीजे आए, बेहतरीन गैप अप भी खुला 5-6% का, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने परेशान कर रखा है आज रिफाइनिंग कंपनीज को, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि हम रशिया से तेल खरीदना थोड़ा कम कर देंगे, बंद कर देंगे। तो उस चक्कर में ये जो कंपनियां एंजॉय कर रही थी सस्ते तेल का इंपोर्ट रशिया से, और उसकी वजह से इनके जो रिफाइनिंग मार्जिन थे वो बढ़ रहे थे, वो शायद आगे नहीं हो या कम हो जाएगा। तो कैसे ट्रेड करें, अच्छे नतीजे और खराब खबर? नतीजे अच्छे हैं सर, और चार्ट में भी जो आज का करेक्शन को अगर हटा दें तो 150 से 155 का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस जोन चार्ट पे दिख रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो निकलेगा। आज का न्यूज के वजह से आपको यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन आते हुए दिख रहा है, और ये लेने की अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है दे रहा है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है नीचे के लेवल पे लेने के लिए। तो आप इसको धीरे धीरे अकोमुलेट कर सकते हैं। एक बार 160 निकलेगा तो मुझे 190 टू 200 तक का लेवल देख सकता है। ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, और चार्ट पैटर्न भी मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है आने वाले टाइम पे। तो इसको होल्ड कर सकते हैं। नया बाई करना है तो नया बाई भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है सर। तो यहाँ पर एमआरपीएल के नतीजों की रही बात। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मानस सर भी जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानस सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है मानस सर। मानस सर, हम बात कर रहे थे एक तो मार्केट की कुछ एक रिजल्ट्स की। तो मैं रिजल्ट्स पे अभी बस लास्ट रिजल्ट डिस्कस करता हूँ। मानस सर, एल&टी फाइनेंस का आप एक बार चार्ट देख लीजिए, मैं इन द मीनवाइल रिजल्ट पढ़ देता हूँ और फिर एक रिएक्शन लोकेश सर से लेके फिर आपके पास आ रहा हूँ। एल&टी फाइनेंस में 7.7% का जंप कंपनी की टोटल इनकम में दिखा, नेट प्रॉफिट में 5.5% का जंप दिखा। 735 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है 696 करोड़ से बढ़कर। लोकेश सर कैसे देख रहे हैं इस
कंपनी के नतीजे, क्योंकि एनबीएफसीज में अच्छे चले हैं शेयर, चाहे वो एल&टी फाइनेंस हो, बजाज फाइनेंस हो, अभी नतीजों के बाद और चलने की गुंजाइश है इसमें? कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लो से स्टॉक पे बन रहा है। हमने 210 से ये रिकमेंडेशन करके रखा हुआ है आपके चैनल पे, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक और भी मूव दिखा सकता है। यस, क्योंकि बहुत तेजी से ऊपर आया है, तो किसी वजह से अगर 4-5% का करेक्शन मिले तो बहुत अच्छा लेवल होगा एंट्री करने के लिए। मुझे लगता है ये 300-310 तक ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में आ सकता है। ठीक। लोकेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, नमस्कार। मानस सर, अब मेरा इसी काउंटर पर सवाल रहेगा सर, आपको टेक्निकल चार्ट पर एल&टी फाइनेंस कैसा लग रहा है सर? देखिए, एल&टी फाइनेंस में लगातार स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई है। मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो 195 से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। हर करेक्शन पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली है। लेकिन अब यहाँ पर खरीदारी करना, एक रिकमेंडेशन देना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। अब जो एक सपोर्ट बना है तो वो 262 रुपए का है। जब तक 262 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक अपनी पोजीशन में बने रहिए। 275 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो आई थिंक 288 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है।